नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और नमस्कार। चलिए आज समझते हैं कि भारत के किसी भी राज्य में असली पावर किसके हाथ में होती है। हम गवर्नर और चीफ मिनिस्टर इन दोनों की दिलचस्प भूमिकाओं को करीब से देखेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि जब हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो आखिर असली ताकत है किसके पास, ये समझना वाकई बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के कॉन्सेप्ट को। हमारे संविधान के हिसाब से राज्य की सारी एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब सारी कार्यकारी शक्ति, फॉर्मली एक ही इंसान के पास होती है, और वो है गवर्नर यानी राज्यपाल। अच्छा, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होने का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि गवर्नर स्टेट का ऑफिशियल मुखिया होता है। मतलब राज्य के जितने भी काम होते हैं ना, वो सब उन्हीं के नाम पर होते हैं, चाहे वो काम वो खुद करें या अपने मातहत अधिकारियों से करवाएं। ओके, तो अब सवाल ये उठता है कि कोई गवर्नर बनता कैसे है। चलिए इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये प्रक्रिया वैसे तो काफी सीधी है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार का रोल बहुत बड़ा होता है। तो देखिए, गवर्नर बनने के 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। दूसरा, वो अपने पद पर तब तक रहते हैं जब तक राष्ट्रपति की मर्जी हो। और तीसरा, उन्हें शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। और इस पूरे पद का जो कानूनी आधार है वो हमें मिलता है संविधान के आर्टिकल 153 में। ये आर्टिकल साफ साफ कहता है कि हर राज्य का एक गवर्नर होगा। मतलब ये कोई ऑप्शनल पोस्ट नहीं है, ये जरूरी है। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। साल 1956 में 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, और उसके बाद ये मुमकिन हो गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का गवर्नर बनाया जा सके। इससे ना अपॉइंटमेंट्स में काफी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। तो अब हम ये तो समझ गए कि गवर्नर की नियुक्ति कैसे होती है। तो चलिए अब उनकी कुछ इंपॉर्टेंट पावर्स पर भी नजर डालते हैं, और आप देखेंगे कि ये शक्तियां काफी ज्यादा हैं। गवर्नर के पास कई बड़ी शक्तियां हैं, जैसे वो आर्टिकल 213 के तहत ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, और फिर सीएम की सलाह पर बाकी मंत्रियों को भी। और हाँ, उनके पास पार्डन पावर यानी क्षमादान की शक्ति भी है। लेकिन इस आखिरी वाली शक्ति में एक बड़ा पेंच है, और वो पेंच ये है कि यहाँ प्रेसिडेंट और गवर्नर की शक्ति में एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, राष्ट्रपति किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं, यहाँ तक कि मौत की सजा को भी। लेकिन गवर्नर वो मौत की सजा को माफ नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही साफ लाइन है जो स्टेट और सेंटर के अथॉरिटी के बीच खींची गई है। तो फिर सवाल वहीं आके अटक जाता है। अगर ये सारी शक्तियां गवर्नर के पास हैं, तो फिर असल शक्ति किसके पास है? मतलब डे टू डे सरकार कौन चला रहा है, रियल पावर इस्तेमाल कौन कर रहा है? और इसका जवाब है चीफ मिनिस्टर। जी हाँ, मुख्यमंत्री। वो स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं, और असल में वही एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। सरकार के असली मुखिया वही हैं। तो फिर ये दोनों रोल, गवर्नर और सीएम, आपस में जुड़े कैसे हैं? देखिए, गवर्नर उस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं जो स्टेट असेंबली में मेजॉरिटी पार्टी का नेता हो, और फिर सीएम की ही सलाह पर गवर्नर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अब राज्यों के लिए तो ये नियम बिल्कुल सीधा है, लेकिन कहानी थोड़ी सी बदल जाती है जब हम कुछ खास यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, मतलब वो जहां विधानसभाएं हैं। और ये टेबल इन जगहों की यूनिक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस को बहुत अच्छे से दिखाती है। स्टेट्स में सीएम को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन जम्मू और कश्मीर में ये काम लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी में तो मामला और भी अलग है। वहां मुख्यमंत्री की नियुक्ति सीधे प्रेसिडेंट करते हैं। और हाँ, जाते जाते एक मजेदार हिस्टोरिकल फैक्ट भी जान लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि आजाद भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू, जिन्हें उत्तर प्रदेश का गवर्नर बनाया गया था। तो आखिर में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड और एक रियल एग्जीक्यूटिव हेड, इन दोनों के बीच ये जो ड्यूअल स्ट्रक्चर है, ये आखिर है क्यों? एक अच्छे शासन के लिए ये बैलेंस इतना जरूरी क्यों है? इस पर सोचिएगा जरूर।